हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सोनिया डांगी और मेरे चैनल अमरोशा होम्यो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में पाए जाने वाले बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन की, यानी कि डायपर रैश के बारे में। तो अगर आप माँ बनने वाली हैं या आप हैं किसी छोटे बच्चे की मम्मी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्किन रैश होता क्या है? इसमें आपकी स्किन का एक लोकल हिस्सा जो है वहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन, साथ में सुर्ख लाल दिखने वाली स्किन, कई बार सुर्ख लाल दिखने वाले उभरे हुए दाने हो जाते हैं, उनमें कई बार पानी जो है वो भी पड़ सकता है या कई बार पस की फॉर्मेशन भी हो सकती है। दोस्तों, इस कंडीशन में कॉमनली नॉर्मल इचिंग से लेके पेनफुल कंडीशन तक हमें देखने को मिल सकती है। रैशेस जो है वो हर एक एज ग्रुप में और दोनों सेक्सेस में हमें इक्वली देखने को मिल सकते हैं, पर इस वीडियो में हम फोकस करेंगे छोटे बच्चों में पाए जाने वाले स्किन रैशेस के ऊपर और पर्टिकुलरली डायपर रैशेस के ऊपर। तो डायपर रैश जो है वो एक न्यूबॉर्न से लेके 1 ईयर तक के बच्चे में बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। अब डायपर रैश के कारण क्या होते हैं? डायपर रैश जो है वो बेसिकली स्किन इरिटेशन से पड़ सकता है या किसी तरह के इन्फेक्शन से पड़ सकता है या फिर किसी फॉर्म ऑफ एलर्जी से भी देखा जा सकता है। तो हमें पहला पॉइंट जो यहाँ पर बोला है इरिटेशन, वो इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है कि जब कभी बच्चे को बहुत देर तक अगर गीली नैपी में रख दिया जाए या बहुत देर तक वो जो डाइपर्स हैं उनमें रह जाए या बहुत देर तक अगर उसने सुसु पॉटी कर दी है उसमें वो बहुत देर तक रह जाए, तो बच्चे की स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पर कॉमनली रैशेस की कंडीशन जो है वो देखी जा सकती है। अगर ये नॉर्मल फ्रिक्शन से हो रहा है तो कॉन्वेक्स रीजन यानी कि उसके बटक हिप्स रीजन जो होता है वहाँ पर हमें रैशेस देखने को मिलते हैं। पर अगर कई बार इसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो ये जो रैशेस हैं वो आपके थाइज या इवन ग्रोइन रीजन यानी कि पेरिनियल रीजन पे या कई बार उनके एनस के आसपास भी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा कंडीशन जो इन्फेक्शन का बताया वही मैंने अभी डिस्कस किया कि फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ अगर हो जाती है तो उसमें हमें रैशेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम है और बार बार उसे लूज मोशंस हो रहे हैं और हम उसे बार बार वाइप कर रहे हैं तो उससे भी बच्चे की स्किन जो है उस पर रैशेस डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण होता है एलर्जीज़ का। अगर बच्चे को किसी सोप से या पर्टिकुलरली जो उसकी नैपीज़ धुल रही हैं अगर उसमें यूज़ किए जाने वाले डिटर्जेंट से बच्चे को इरिटेशन हो रही है तो उससे भी उसे रैशेस बढ़ सकते हैं, या कई बार हम उसके डाइट में अगर कोई फूड इंक्लूड करें तो उससे भी उसे रैशेस आने की कंडीशन होती है। अब हम बात करें कि ये रैशेस कितनी फ्रीक्वेंटली आते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर नॉर्मल फ्रिक्शनल हमें रैशेस देखने को मिल रहे हैं या नैपी रैशेस अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये कुछ दिन से कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं अगर इनका प्रॉपर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट किया जाए तो। बात करें इसके साइन और सिम्टम की, तो जो अभी अफेक्टेड एरिया होगा वो सुर्ख लाल हो जाता है, वहाँ पर रेड उभरे हुए दाने हमें देखने को मिल सकते हैं, कई बार वहाँ पानी पड़ सकता है या पस पड़ सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चे क्योंकि कोई बात अपने आप से कह नहीं सकते हैं तो वहाँ पर हमें सिम्टम जो देखने को मिलता है वो ये होता है कि जब कभी आप उसकी नैपी चेंज करते हैं या उसको नैपी पहनाते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा रोता है। इसके अलावा अगर उसे सुसु पॉटी आता है तो उसमें भी उसे जो है फ्रीक्वेंट उसकी स्क्रीमिंग या बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है, पर्टिकुलरली जब आप उसे वॉश कर रहे हो क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम हैं जो हमें छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम डायपर रैशेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर हो जाएं तो कैसे उन्हें मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, प्रिकॉशंस में मदर को सबसे पहले प्रिकॉशन लेनी होती है कि जब कभी बच्चे का डायपर वो चेंज कर रही हैं, पर्टिकुलरली जब उसने सुसु पॉटी करके उसका डायपर चेंज हो रहा है, तो ऐसे में मदर को अपना क्लीननेस मेंटेन रखना है, अपने हाथ प्रॉपरली धोने हैं ताकि बच्चे को स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बच्चे पे हम डायपर का यूज़ जो है वो मिनिमम करें, बट इन केसेस जहाँ पर डायपर का यूज़ जो है वो मिनिमाइज नहीं हो सकता है या बच्चा पूरे दिन डायपर में रहता है तो ऐसे में बच्चे का डायपर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात पे गौर करना चाहती हूँ कि कोई भी डायपर जिस भी ब्रांड का हो उसके एडवर्टाइजमेंट्स पे आप ना जाएं और अपने बच्चे की नीड के हिसाब से उस डायपर को आप यूज़ करें। कई बच्चे जो हैं वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में यूरिनेशन जो है करते हैं, कई बच्चे जो हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो अकॉर्डिंगली आपको बच्चे का जो डायपर है वो चेंज करना है।
तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप क्लॉथ नैपी यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप उसे वॉश करेंगे उसका डिटर्जेंट या सोप बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ होना चाहिए, ताकि बच्चे पर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो। चौथी चीज़, जब कभी आप बच्चे को वॉश कर रहे हैं आफ्टर सुसु या पॉटी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वाइप्स का यूज़ ना करके गुनगुने पानी से बच्चे को वॉश करें, क्योंकि इससे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन बच्चे पर नहीं होगा। अब दोस्तों, अगर बच्चों में डायपर रैश आ जाए तब हमें क्या करना है? पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें कभी भी वॉश करते समय बच्चे का जो हिप रीजन है उसको जो है स्क्रब नहीं करना है या उसको वाइप नहीं करना है, हमने उसे पैड करके ड्राई करना है हल्के हाथों से। नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि उस एरिया को हम कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली से थोड़ा सा ऑयल जो प्रोटेक्टेंट्स हैं उनको हम यूज़ करें, ताकि बच्चे को फर्दर जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो ना बने। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसमें हमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब कभी हम बच्चे को नहला रहे हों तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे थोड़ी देर वार्म वाटर में बिठा के रखें, ताकि उस पोर्शन पर जो है अच्छे से एक सिकाई सी हो जाए और रैशेज़ में उसे आराम मिले। चलिए अब बात करते हैं इस कंडीशन में मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो सिम्टम सिमिलैरिटी पे और पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के दी जाती है, पर यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन की जिनको हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत इफेक्टिव देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा रिमाइंडर मैं देना चाहूँगी कि जो भी मेडिकेशन मैं अभी बताऊँगी वो मेडिसिन जो हैं हमने बिल्कुल प्राइमरी सिम्टम्स पे जब बिल्कुल रैश अपीयर होता है उसके बेसिस पे बताई हैं। तो अगर किसी तरह का पस फॉर्मेशन या किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस रैशेज़ में आ रही हैं तो प्लीज़ जो भी मेडिकेशन आप लें वो किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श पर ही लें। तो जो पहली इफेक्टिव मेडिसिन है वो है बोरेक्स 30। बोरेक्स 30 दोस्तों में उन कंडीशन में देनी है जब कभी स्किन रैश आए और उसके साथ हल्की से हमें स्वेलिंग दिखे और त्वचा में खिंचाव सा जो है वो दिखाई दे। ऐसी कंडीशन में हमें बोरेक्स 30 देनी है। अगर बच्चा 6 मंथ से ऊपर का है तो उसमें आपने इसकी 3 गोलियां उसको 1 डोज देनी है 3 दिन तक। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो इसी की आपने 2 डोजेज सुबह शाम 3 गोलियां 3 दिन तक देनी है। जो दूसरी इफेक्टिव मेडिसिन है वो है मर्कसॉल 30। मर्कसॉल 30 उन कंडीशन में देनी है जब कभी भी इरप्शंस के साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो। कभी भी आपको ड्राइनेस नहीं दिखेगी मर्कसॉल के पेशेंट में इरप्शंस में, हमेशा जो उसकी इरप्शंस होंगी वहाँ मॉइस्चर बना होगा। और इसको भी आपने वैसे ही देना है। अगर 6 मंथ से ऊपर का बच्चा है तो 1 डोज आपने इसकी देनी है एक बार 3 दिन तक, और अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो इसकी 2 डोजेज आपने सुबह शाम जो है 3 दिन तक देनी है। जो तीसरी इफेक्टिव मेडिसिन है वो है ग्रिफाइट्स 30। ग्रिफाइट्स 30 आपने उन कंडीशन में देनी है जहाँ पे एक्सेसिव ड्राइनेस है और डिस्चार्ज है जो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, एकदम शहद जैसा डिस्चार्ज लगता है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हमें दिखाई देगी तो वहाँ पर हम ग्रिफाइट्स 30, अगर 6 मंथ से ऊपर का बच्चा है तो हम उसको 1 डोज यानी कि 3 गोलियाँ सुबह देंगे 3 दिन तक खाने के लिए, और अगर वो बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो ऐसे में हमने उसे सुबह शाम 3 दिन तक 2 डोज देनी है। दोस्तों, इसके अलावा कैलेंडुला ऑफिसिनलिस का क्यू आता है जिसे हम यूज़ करेंगे लोकल एप्लीकेशन के फॉर्म में। इस क्यू को, इस मदर टिंचर की आपने गुनगुने पानी में 5 से 7 बूंदें लेनी है और बच्चे के उस एरिया को आपने वाइप करना है, और उसके बाद आप उस पर जो है टोपाई क्रीम श्वाबे की आती है वो अप्लाई कर सकते हैं अच्छी तरह ड्राई करने के बाद। और इसके अलावा वीज़ल का कैलेंडुला नेक्टर पाउडर आता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट उस कंडीशन में मिलेगा। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि ईज़िली डायपर रैश की कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और बहुत पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी उनका आंसर आपको करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।